Assalamu alaikum, second year. Now we start a new chapter, a drug acting on the gastrointestinal tract. What are the GI-related disorders? What are the common GI-related disorders? Inappetence, hyperacidity, indigestion, vomiting, emesis, constipation, diarrhea, and other disorders. But in this chapter, we discuss the treatment of four common medical conditions involving the gastrointestinal tract. That is, number one is peptic ulcer, number two is gastroesophageal disease, GERD, number three is MSS, number four is diarrhea and constipation. Number one, acid peptic disease. Acid peptic disease include hyperacidity. Um, that is include hyperacidity and hyperacidity related disorders, that is GERD, gastroesophageal reflux disease, stress-induced mucosal erosion, and peptic ulcers, that is duodenal ulcer and gastric ulcer. What is peptic ulcer? Peptic ulcer is a localized loss of gastric or duodenal mucosa. uh, डेट इज द आपके पास क्या होता है, बेसिकली लोकलाइज लॉस होता है। आपके पास किसी भी आपके पास जो एग्रेवेटिंग फैक्टर है उसकी वजह से आपका जो लोकलाइज म्यूकोजा है वो लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो अल्सर्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। Peptic ulcer arise when the mucosal protective factors are impaired and the aggressive factors are dominant. बेसिकली आपके पास वही चीज़ें, वही आपके पास पैरामीटर, डेट इज कि पेप्टिक अल्सर क्यों होता है कि म्यूकोजल प्रोटेक्टिव फैक्टर्स आपके पास जो हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, इम्पेयर्ड हो जाते हैं, और एग्रेसिव फैक्टर्स जो हैं वो डोमिनेट कर जाते हैं। What are the protective factors and what are the aggressive factors? Protective factors are prostaglandins E1, E2, mucus, bicarbonates, mucosal blood, and proper mucosal blood flow are the protective factors. And what are the aggressive factors? Aggressive factors are acids, pepsin, NSAIDs, and Helicobacter pylori infections. Now the disease gastroesophageal reflux disease. Now the second disease is gastroesophageal reflux disease. What is gastroesophageal reflux disease? It is a backflow, or in this disease there is a backflow of stomach acid into the esophagus. इस डिजीज के अंदर हमारे पास जो रिफ्लक्स होता है वो एसिड का बेसिकली रिफ्लक्स होता है, बैक फ्लो करता है, स्टमक एसिड इसोफिगस में फ्लो कर जाता है। हमारे पास बेसिकली स्टमक इसोफिगस जो है वो इस तरह नेचुरली फॉर्म नहीं हुआ कि वो जो है एसिडिक जो आपके पास गैस्ट्रिक एसिड है उसको बेयर कर सके। तो हमारे पास गैस्ट्रिक एसिड बेसिक इसोफिगस इज नॉट इक्विप्ड टू हैंडल द स्टमक एसिड, एंड आपके पास जब भी एक्सपोज होता है इसोफिगस गैस्ट्रिक एसिड से बिकॉज ऑफ द रिफ्लक्स, तो ये आपके पास बेसिकली it causes symptoms like heart burns, uncomfortable burning sensation behind your breastbone, and these symptoms are confused with the MI symptoms also. मोर सीवियर सिम्टम्स आपके पास क्या कॉज होते हैं इससे? मोर सीवियर सिम्टम्स आर द डिफिकल्ट सॉइलिंग एंड चेस्ट पेन। व्हाई डिफिकल्ट सॉइलिंग आर प्रोड्यूस? डिफिकल्ट सॉइलिंग आपके पास क्यों प्रोड्यूस होती है? बिकॉज कि आपके पास जो है बैरेट्स इसोफिगस की कंडीशन अराइज हो जाती है। इस कंडीशन में जो मोर सीवियर सिम्टम्स है वो बेसिकली आपके पास बिकॉज ऑफ बैरेट्स इसोफिगस अराइज होता है। और बैरेट्स इसोफिगस बेसिकली आपके पास क्या है? बैरेट्स इसोफिगस इज अ कंडीशन इन विच देयर इज एन एबनॉर्मल metaplastic change in the mucosal cell lining of the lower portion of the esophagus occurs. That is, इस कंडीशन के अंदर बैरेट्स इसोफिगस की कंडीशन के अंदर आपके पास जो है नॉर्मल सेल लाइनिंग जो है, जो नॉर्मल और आपके पास नेचुरली अकरिंग सेल लाइनिंग ऑफ द इसोफिगस है, एपिथेलियम जो नेचुरली अकरिंग है वो आपके पास चेंज हो जाता है एबनॉर्मल सेल टाइप से, एबनॉर्मल एपिथेलियम सेल टाइप से। आपके पास नॉर्मली अकरिंग एपिथेलियम कौन सा होता है? स्क्वायमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होता है इसोफेगस के अंदर। लेकिन बिकॉज कि आपके पास वो कंटिन्यूसली एक्सपोज हो रहा होता है किससे? गैस्ट्रिक एसिड से, बिकॉज ऑफ रिफ्लक्स ऑफ गैस्ट्रिक एसिड से कंटिन्यूसली एक्सपोजर की वजह से उसका एपिथेलियम जो है वो एबनॉर्मल सेल टाइप में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो आपके पास कौन सी आपके पास वो जो है वो बेसिकली फॉर्म करता है कॉलमनर एपिथेलियम। Columnar epithelium with the interspersed globulate cells that are normally present only in the small intestine and large intestine. आपके पास जो है वो ग्लोबुलर सेल्स में इमर्ज होते हैं बेसिकली जो, और ग्लोबुलर सेल्स आपके पास बेसिकली कहाँ मौजूद होते हैं?
स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में मौजूद होते हैं, जो कि हमारे पास ईसोफेगस का पार्ट नहीं है। जब वो आपके पास बेसिकली द फंक्शन ऑफ द ईसोफेगस इज टू प्रोपेल द फूड टुवर्ड द स्टमक। आपके पास जब उसकी ओरिजिनल सेल लाइनिंग कन्वर्ट हो जाएगी टुवर्ड द एबनॉर्मल सेल टाइप, तो उसका फंक्शन जो है वो बेसिकली स्टॉप हो जाता है। That is why they in severe symptoms are that is why severe symptoms are difficulty swallowing and chest pain. अच्छा जी, इनिशियली में आपके पास रिफ्लक्स इन द थ्रोट कैन कॉज सोर थ्रोट। आपके पास सोर थ्रोट हो जाता है। सोर थ्रोट की इनिशियल सिम्टम्स प्रोड्यूस होती हैं बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेटरी माइनर इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस। Complications include esophageal erosions, esophageal ulcers, and narrowing of the esophagus that I discussed before कि आपके पास narrowing of the esophagus क्यों हो रही है, कि आपके पास बेसिकली एक तो इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, क्योंकि आपके पास जो सेल है वो इस तरह की फॉर्मेशन ही नहीं है सेल की कि वो बेसिकली हैंडल कर सके स्टमक एसिड को। डेट इज वाई वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है। फिर आपके पास उस कंटिन्यूसली जब वो बेयर करने लगता है तो उसकी सेल टाइप चेंज हो जाती है। सेल टाइप चेंज होकर कौन सी सेल है आपके पास बनती है, बेसिकली कॉलमनर टाइप एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाता है। और कॉलमनर एपिथेलियम में कन्वर्ट होने के बाद उसका जो ओरिजिनल फंक्शन है, जो प्रोपेल द फूड टुवर्ड द स्टमक, उसका प्रॉपर फंक्शन जो है वो खत्म हो जाता है और इसमें आपके पास जो है वो नैरोइंग ऑफ द इसोफेगस प्रोड्यूस होती है, जिसको हम बेसिकली बेरेट्स एपिथेलियम भी कहते हैं। जो आपकी जो एब्नॉर्मल सेल लाइनिंग है उसको हम बेरेट्स एपिथेलियम भी कहते हैं और बेरेट इसोफेगस भी कहते हैं। एंड दिस बेरेट इसोफेगस if not treated for a long time then it is converted into the malignant cancer type. You can see that this is a endoscopic picture of Barrett's esophagus, जिसमें आपके पास जो है वो मैलिग्नेंट टाइप शो की गई है। आपके पास जो है वो मैलिग्नेंट टाइप, मैलिग्नेंसी बेसिकली मैलिग्नेंट टाइप है क्या, बेसिकली मैलिग्नेंट सेल्स क्या होते हैं, जो अपने ओरिजिनल से अपना फंक्शन, जो नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं करते, जो एबनॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो मैलिग्नेंट टाइप सबके पास होती हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये मैलिग्नेंट टाइप, क्योंकि आपके पास सेल टाइप चेंज हो गई बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, आपके पास जो है वो सेल टाइप चेंज हो जाती है, टोटल चेंज ऑफ द सेल टाइप हो जाता है। दैट इज वाई ये आपके पास इजीली कन्वर्ट हो जाता है मैलिग्नेंट फॉर्म। And the factor contributing toward the esophageal reflux disease are food, fatty food, alcohol, caffeine, smoking, obesity, and some factor related pregnancy. अच्छा जी, अब हम ड्रग्स पे मूव करने से पहले अंडरलाइनिंग फिजियोलॉजी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अंडरलाइनिंग फिजियोलॉजी क्या है आपके पास, basically acid secretions are under the control of gastrin. Acid secretions are under the control of gastrin, histamine, and acetylcholine. Gastric secretions are under the control of आपके पास under the control of gastrin, histamine, and acetylcholine. These three pathways are known to stimulate gastric acid secretion from the parietal cells. Parietal cells are present in the GI tract. And parietal cells are present in the GI tract, and basically आपके पास these parietal cells are present in the glands of the GI cells, in the glands of the GI tract basically. अच्छा जी, what is gastrin? Gastrin is a peptide hormone that stimulates the secretion of gastric acid by the parietal cells. Okay, basically आपके पास gastrin क्या है? It is a peptide hormone जो कि stimulate करता है secretion of gastric acid from the parietal cells of the stomach, and it also aids in the gastric motility. Basically, from where the gastrin is released by the pyloric antrum of the stomach, G cells of the pyloric antrum of the stomach, duodenum and pancreas. आपके पास गैस्ट्रिन कहाँ से रिलीज होता है? गैस्ट्रिन बेसिकली आपके पास रिलीज होता है जी सेल्स ऑफ द पाइलोरिक एंट्रम से रिलीज होता है, स्टमक के पाइलोरिक एंट्रम के पार्ट से रिलीज होता है, ड्यूडेनम और पैनक्रियास से जो है वो गैस्ट्रिन आपके पास रिलीज होता है।
बेसिकली हमारे पास जो है गैस्ट्रिन का ना सिर्फ जो है गैस्ट्रिन रिलीज होने के बाद डायरेक्टली जी रिसेप्टर्स पे एक्टिवेट करता है, बट इट आल्सो हैव it also have an indirect influence on the parietal cell through GIT mast cells. The indirect influence कैसे है आपके पास, बेसिकली parietal cell को indirectly influence कैसे करता है? These gastrin cells activate G receptors on the gastric mast cells, which release histamine, and this histamine stimulate the H2 receptors, and after the stimulation of H2 receptors, stimulation of H2 receptors cause a release of gastric acid from the parietal cells. यहाँ पे आपके पास इनडायरेक्ट स्टिमुलेशन कैसे हो रही है कि इनडायरेक्ट स्टिमुलेशन में आपके पास गैस्ट्रिन जो है वो आपके जो है गैस्ट्रिक मास्ट सेल्स को जाके बाइंड करता है। अब मास्ट सेल से बाइंड करने के बाद रिलीज करवाता है हिस्टामीन आपके H2 रिसेप्टर पर जाकर एक्टिवेट करता है पैराइटल सेल्स के ऊपर, और आपके पास जो है वो रिलीज करवाता है HCl फ्रॉम द पैराइटल सेल्स। अच्छा जी, in contrast, the prostaglandins PGE2 inhibit the release of HCl from the parietal cells. Now, अब जो है आपने देखा कि इसमें आपके पास बेसिक जो है फिजियोलॉजी क्या है। बेसिक फिजियोलॉजी आपके पास क्या है इंक्लूडेड है कि बेसिकली आपके पास जो है आपके जो HCl की सिक्रीशन है वो किसके अंडर कंट्रोल है? गैस्ट्रिन के, आपके जो है हिस्टामीन के एंड एसिटाइलकोलिन के। एसिटाइलकोलिन के इन तीनों के अंदर जो है आपके अंडर द ये तीनों आपके पास जो है कंट्रोल करें HCl की सिक्रीशन फ्रॉम द पैराइटल सेल्स से। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास हमने देखा कि गैस्ट्रिन क्या है। हमारे पास गैस्ट्रिन हमारे पास बेसिकली जो पेप्टाइड हार्मोन है जो कि गैस्ट्रिक एसिड को सिक्रीट करवाता है, बेसिकली आपके पास इनडायरेक्टली फ्रॉम द mast cell stimulation or directly by acting on the G cells on the G receptor sites on the parietal cells. नेक्स्ट हम ये देख सकते हैं कि इसका नेगेटिव इन्फ्लुएंस इसके ऊपर आपके जो है सिक्रीशंस पे कौन देता है? प्रोस्टाग्लैंडिन E2। बेसिकली आपके पास व्हाट आर द प्रोटॉन पंप्स? These are the gastric hydrogen potassium ATPase or hydrogen potassium adenosine triphosphate enzyme system. These are the hydrogen potassium adenosine triphosphate enzyme system. It exchange potassium from the intestinal lumen. Basically क्या करते हैं? Exchange करते हैं potassium from the intestinal lumen with cytoplasmic hydronium ion, and its enzyme primarily responsible for the acidification of the stomach content. ये आपके पास जो है बेसिकली क्या प्रोड्यूस करते हैं? आपके जो है ल्यूमन से पोटेशियम लेते हैं हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करने के लिए। It takes potassium from the lumen to produce hydronium ion. तो आपके पास हाइड्रोनियम आयन को प्रोड्यूस करने के लिए ल्यूमन से पोटेशियम को इनटेक करते हैं और हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करते हैं जो फर्दर एसिडिफाई करती है स्टमक कंटेंट्स को, और आपके पास जो है फर्दर एक्टिवेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स पेप्सिन वगैरह कॉज करती है बेसिकली। अब आपके पास हम ये इन शॉर्ट देख सकते हैं कि कौन कौन सी ड्रग कहाँ पे आपके पास नेगेटिव साइन इज द इंडिकेटर ऑफ inhibition. Is the indicator of this shows the inhibition, and positive sign shows the mimicry effect. Basically आपके पास प्रोटॉन H2 receptor antagonists are cimetidine and ranitidine. H2 receptor antagonists. These negative signs shows that these are the antagonists. Cimetidine and ranitidine are antagonists at H2 receptor sites. It antagonizes the H2 receptor sites. बेसिकली ये ब्लॉक कर देते हैं H2 रिसेप्टर साइट्स को, तो आपके पास हिस्टामीन से कॉम्पीट करते हैं और H2 रिसेप्टर साइट्स को ब्लॉक कर देते हैं। तो आपके पास जो है HCl की सिक्रीशन थ्रू द स्टिमुलेशन ऑफ हिस्टामीन आपके पास जो है वो क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ओमिप्राजोल एंड लेंसोप्राजोल। दीज आर द प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स. These directly block the proton pump, inhibit the proton pumps.
डायरेक्टली प्रोटॉन पंप्स को इनहिबिट करते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि प्रोटॉन पंप्स किसके अंडर कंट्रोल में है, आपके पास गैस्ट्रिन के, हिस्टामिन के एंड मस्करैनिक एसिटाइलकोलिन के। तो यहाँ पे आपके पास ये तीनों की स्टिमुलेशन इन पंप्स को कंट्रोल कर रही है। लेकिन आपके पास जब पंप डायरेक्टली इनहिबिट हो जाएगा तो 95% secretion of the HCl is decreased. Antacid just only neutralize the hydronium ions. This only neutralize the hydronium ions which are already secreted by the parietal cells. Sacral fade inhibit the mucosal damage. Bismuth chelates are used in the therapy of used with antibiotic in Helicobacter pylori. In Helicobacter pylori induced ulcers, and metronidazole and clarithromycin and amoxicillin are used for the Helicobacter induced ulcers. बेसिकली यहाँ पे आपके पास ये तमाम एजेंट इन शॉर्ट हमने देखे कि जो कि बेसिकली दीज एजेंट अफेक्ट द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन फ्रॉम द parietal cells. अच्छा जी, बेसिकली हम ये देख सकते हैं कौन सी ड्रग्स जो मैंने आपको पहले बताया। इन शॉर्ट हम ये देख रहे हैं कि हम मस्करैनिक एंटागोनिस्ट यूज करेंगे ताकि आपके पास जो एसिटाइलकोलिन इंड्यूस सिक्रीशंस हैं आपके पास HCl की वो इनहिबिट हो जाए। H2 receptor antagonist यूज करेंगे ताकि हिस्टामिन इंड्यूस secretion of the gastric acid secretion are released. Histamine induced gastric acid secretion are released by the inhibition of H2 receptor antagonist, H2 receptors. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। प्रोटॉन पंप आपके पास बेसिकली जो है इनहिबिट हो जाएंगे तो डायरेक्टली आपके पास सिक्रीशन ऑफ HCl जो है वो इनहिबिट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास सक्रेफेट है जो कि बेसिकली अल्सर्स की कंडीशन में यूज करते हैं। इसको हम फर्दर इन डिटेल आगे डिस्कस करते हैं। बेसिकली ड्रग्स यूज इन द पेप्टिक अल्सर या पेप्टिक एसिड डिसऑर्डर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द H2 receptor antagonist. H2 receptor antagonists include cimetidine, ranitidine, famotidine, azatidine, roxetidine. Basically, these are the main agents which are used as a H2 receptor antagonist. While H2 receptor antagonists inhibit the secretion of gastric acid through the competitive inhibition of histamine H2 receptors. Histamine आपके पास बेसिकली इनहिबिट करते हैं गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को, जैसे मैंने अभी बताया आपको इन शॉर्ट डायग्राम के अंदर, समरी के अंदर, कि बेसिकली आपके पास कॉम्पीट करते हैं हिस्टामिन से, क्योंकि ये आपके पास ब्लॉक करते हैं, आपके जस्ट ब्लॉक द साइड H2 रिसेप्टर्स एंड आपके पास कॉम्पीट करते हुए, हिस्टामिन से कॉम्पीट करते हुए H2 रिसेप्टर की साइड को ब्लॉक कर देते हैं। These agents suppresses the secretory responses to fluid stimulus and nocturnal secretion, that is nighttime secretions of the gastric acid by their ability to decrease indirectly the activity of proton pump. बेसिकली आपके पास इनडायरेक्टली एक्टिविटी ऑफ प्रोटॉन पंप क्यों कहा जा रहा है कि डायरेक्टली प्रोटॉन पंप को इनहिबिट नहीं करते, ये आपके पास इनडायरेक्टली बाय ब्लॉकिंग द H2 रिसेप्टर साइड रिलीज ऑफ गैस्ट्रिक एसिड को कंट्रोल करते हैं। It also partially antagonizes HCl secretion caused by vagal stimulation or by gastrin, and it do not possess any effect on emptying time. Okay, pharmacokinetics include आपके पास basically absorb from intestine, quickly absorb from intestine. आपके पास metabolism, basically it metabolize from liver. Biological efficiency is biological efficiency is 50%. T half is 1 to 4 hours. Excretion, these H2 receptor antagonists are excreted through glomerular filtration and renal tubular excretion. These agents basically reduce the basal and meal stimulated and nocturnal यानी night time acid secretions को ये decrease कर देते हैं। It also reduces the gastrin and partially reduces the gastrin and acetyl induced secretions. Decrease pepsin and intrinsic factors. आपके पास intrinsic factor हमेशा parietal cells की secretions के साथ जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। Intrinsic factor is produced by the gastric parietal cells. आपके पास बहुत से विटामिन B12 वगैरह की अब्जॉर्प्शन के लिए जो है ये आपके पास इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस होते हैं गैस्ट्रिक पैरेटल सेल से। तो आपके पास basically it decreases pepsin and intrinsic factor as well. Promote ulcer healing, because ulcer healing कैसे promote होती है कि आपके पास basically acidic environment वहाँ पे decrease हो जाता है। Reoccurrence rate आपके पास 80 to 90%, 60 to 70% HCl inhibition होती है for 24 hours के लिए।
आपके पास 90% जो है, क्योंकि नॉक्टिवल एसिड सिक्रीशंस को इनहिबिट करता है, इसलिए 90% ड्यूरिंग नाइट टाइम जो है वो एचसीएल की इनहिबिशन करता है इन एट नाइट. Slight inhibition of gastrin and acetylcholine effect prophylactically यूज किया जाता है with NSAIDs. आपके पास possess no effect against the H. pylori. Clinical uses basically condition with these acid receptor antagonists are indicated. एसिड पेप्टिक डिजीज, जिसमें आपके पास बेसिकली हमारे पास जो है गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, रिफ्लक्स डिस्ट्रॉफी. डिस्ट्रॉफी, द वर्ड डिस्ट्रॉफी इंडिकेट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ द ऑर्गन. बेसिकली आपके पास एट्रॉफी क्या है, वो आपके प्लांट सेल डेथ है. जब एट्रॉफी होती है तो वहाँ की न्यूरोनल इनर्वेशन भी खत्म हो जाती है, जबकि जब डिस्ट्रॉफी होती है तो वहाँ पे आपके पास मसल वीकेंड हो रहा है, वीक हो रहा होता है. क्रोनिक डिजीज के अंदर ये डिस्ट्रॉफी कॉज होती है. तो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिस्ट्रॉफी आपके पास बेसिकली Zollinger-Ellison syndrome. Basically it is a condition in which a gastric secreting gastrin secreting tumor or hyperplasia of the islet cells in the pancreas causes overproduction of gastric acid. यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि आपके पास ओवर प्रोडक्शन हो जाती है गैस्ट्रिक एसिड की, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो है वो गैस्ट्रिन सिक्रेटिंग ट्यूमर हो जाता है. ओवर प्रोडक्शन किसकी हो रही है, गैस्ट्रिक एसिड की होती है, क्योंकि गैस्ट्रिन दैट इज अ पेप्टाइड हार्मोन, गैस्ट्रिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन, उससे रिलेटेड आपके पास जो है गैस्ट्रिन सिक्रेटिंग ट्यूमर कॉज होता है. क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके पास हाइपरप्लेजिया हो जाता है आईलिड सेल्स ऑफ द पैनक्रियास का, जो कि गैस्ट्रिन की प्रोडक्शन कॉज करते हैं. तो आपके पास बेसिकली आपके पास क्या होता है कि गैस्ट्रिक एसिड ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है कि गैस्ट्रिन क्या है, बेसिकली इट स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड. अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रेस अल्सर. स्ट्रेस अल्सर स्ट्रेस अल्सर की कंडीशन में भी हम जो है एसिड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट इंडिकेट करते हैं. अनकॉन्शियस पेशेंट को जो है वो एडमिनिस्ट्रेट करते हैं ताकि प्रिवेंट कर सकें. बेसिकली एसिड एस्पायरेशन, इमरजेंसी सर्जरी के अंदर एसिड एस्पायरेशन को प्रिवेंट करने के लिए भी जो है हम एसिड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एडमिनिस्टर करते हैं. एस्पायरेशन, बेसिकली व्हाट इज एस्पायरेशन. एस्पायरेशन आपके पास बेसिकली एयर आपके पास जो रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर किसी भी फॉरेन पार्टिकल की एंट्री को हम एस्पायरेशन कहते हैं. अच्छा जी, एडवर्स इफेक्ट बेसिकली इसके पास आपके पास क्या है. एडवर्स इफेक्ट आपके पास वैसे बेसिकली आपके पास ये दिस इज अ सेफ ड्रग एंड साइड इफेक्ट बेसिकली अकर इन लेस देन 3% ऑफ द पेशेंट. GI distress basically cause the dizziness, somnolence. What is somnolence? Somnolence is the desire to sleep. Slurred speech, delirium. Basically आपके पास जो है disoriented जो है वो appearance आपके पास cause होती है. अब बेसिकली डिसऑर्गेनाइज जो है वो आपके पास माइंड की जो फीलिंग्स होती हैं वो डिसऑर्गेनाइज, यानी कि आप चाहते हुए भी जो है वो बेसिकली जो है वो काम प्रॉपर नहीं कर सकते. Cimetidine is a major inhibitor of P450 enzymes, P450 isoforms. जितने P450 isoforms आपके पास cimetidine normally डिस्कस किया जाता है as a major enzyme inhibitor of P450 enzyme isoforms. आपके पास जो P450 एंजाइम्स की आइसोफॉर्म्स हैं उनको बेसिकली ये इनहिबिट कर देता है. दैट इज व्हाई इट पोजेस सो मेनी ड्रग इंटरेक्शंस and these drug interaction in which the quantity of drug in the plasma increases are interaction with quinine, phenytoin, tricyclic antidepressant and warfarin. When cimetidine is administered with the quinidine, phenytoin, tricyclic antidepressant and warfarin, the levels of quinidine, phenytoin and tricyclic antidepressant and warfarin are increased because these drugs are metabolized by the P450 isoforms. Cimetidine decreases the androgen level, that is why it causes the gynecomastia and decreased libido. Our side effects. Cimetidine androgen receptor binding. Because of androgen receptor binding, basically आपके पास क्या cause करता है, loss of libido and impotence. Increase करता है prolactin. Basically prolactin it increases the level of prolactin. Inhibition of osteodyol metabolism.
Gynecomastia or importance in male cause करते हैं. What is gynecomastia? Gynecomastia is the enlargement of breast in males. Galactoria is the release of milky material from the breast. अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास साइटोक्रोम P450 एंजाइम सिस्टम इनहिबिशन कॉज करता है. दैट इज व्हाई इट लीडिंग टू द इफेक्ट्स ऑन अदर ड्रग मेटाबॉलिज्म, जिसकी वजह से बेसिकली आपके पास जो है इट पोजेस सो मेनी ड्रग इंटरेक्शंस. रेनिटिडीन आपके पास जो है बेसिकली लेस साइड इफेक्ट रखता है, बट टॉलरेंस लीडिंग बेसिकली आपके पास की टॉलरेंस की वजह से हम इसकी डोज को जो है वो इसको इंक्रीज करने की रिक्वायरमेंट होती है विद टाइम. फेमोटिडीन इज मोस्ट एफिकेशियस है बिकॉज एक मेन इसका जो रीजन है डज नॉट पोटेंशिएट द इफेक्ट ऑफ अल्कोहल बिकॉज it possess negligible inhibition of gastric alcohol dehydrogenase activity. गैस्ट्रिक अल्कोहल डीहाइड्रोजनेज एक्टिविटी आपके पास क्या होती है कि बेसिकली गैस्ट्रिक अल्कोहल डीहाइड्रोजनेजेस जो हैं वो अल्कोहल को क्या करते हैं, मेटाबोलाइज कर देते हैं आपके पास, तो इसके लेवल डिक्रीज हो जाते हैं. अगर आपके पास इनहिबिट हो जाएगा गैस्ट्रिक एसिड अल्कोहल डीहाइड्रोजनेजेस, तो आपके पास लेवल ऑफ अल्कोहल बढ़ जाते हैं. So these famotidine do not possess negligible inhibition. Possess inhibition, but negligible inhibition of gastric alcohol dehydrogenase enzyme. Nizatidine, a little first pass effect and 90 to 100% is bioavailable. Ranitidine and bismuth combination आपके पास बेसिकली पायलॉइड्स में दिया जाता है. मोस्ट आपके मेजर एडवांटेज है कि बेसिकली एंटीबायोटिक के साथ एडमिनिस्ट्रेट किया जा सकता है.